आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 15 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था, मगर इस घटना के बाद से मैं इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। इस घटना ने मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह बना ली जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका, और आज भी उस घटना को याद करके मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो उस पर मामा जी का कॉल आ रहा था। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही मामा जी ने कहा, सोनू, परसों हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो तू चलेगा हमारे साथ? असल में मैं जब अगली बार नानी के घर गया था तो मामा जी को बोलकर आया था कि इस बार पिकनिक मनाने आप लोगों के साथ मैं भी जाऊंगा। इस पर मैंने कहा, हाँ मामा जी, मैं जाऊंगा, मैं कल ही वहाँ आता हूँ। पूरी बात हो जाने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया, जिसके बाद मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई और कल निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि कल मेरे ऑफिस में थोड़ा काम तो था, तो मैंने तय किया कि मैं कल शाम वाली बस से नानी घर जाऊंगा। फिर अगले दिन मैं ऑफिस गया और ऑफिस के सारे कामों को निपटाकर दोपहर के 3 बजे मैं अपने घर पहुंचा। भले की बात तो ये थी कि मैंने कल रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी, तो अभी मुझे उतना कुछ करना नहीं था। मैं जल्दी से रेडी हुआ और घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलता बना। मेरा घर बस स्टॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं 20 से 25 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टॉप पहुंच गया, जहां मुझे पता चला कि गांव जाने की बस शाम के 5 बजे की है और अभी वक्त हो रहा था शाम के 4:30 बजे का। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जिसके बाद आधा घंटा इंतज़ार करने पर बस आकर लग गई। बस के आते ही मैं बस में चढ़कर बैठ गया। मेरे यहाँ से गांव करीब 5 घंटे का सफ़र था, तो मैं रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुँच जाऊँगा। बस में बैठने के 10 मिनट बाद ही बस खुल गई और खुलने के साथ ही बस ने काफ़ी रफ्तार भी पकड़ ली। कुछ देर बस चलने के बाद आसमान पर दिन के उजाले की जगह रात के अंधेरे ने ले ली। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, और तो और कड़कड़ाती ठंड का असर अब हमें साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर था। रात के 8 बजे आधी रात की तरह मालूम हो रहा था। खैर, 2 घंटे और बस चलने के बाद ठीक रात के 10 बजे मैं अपनी गांव के बस स्टॉप पर उतरा। तो बस से उतरते ही आसपास के माहौल को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि उस पूरे बस स्टॉप पर दूर दूर तक ना तो मुझे कोई आदमी दिख रहा था और ना ही एक भी बस, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई दुकान भी खुली हुई नज़र नहीं आ रही थी। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, दिन के वक्त तो यहाँ कितना चहल पहल रहता है, मगर रात को देखो सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ है। क्या पता मुझे घर जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी कि नहीं। ये सोचते सोचते मैं बस स्टॉप से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज़्यादा सुनसान था। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि मानो ये जगह इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बाहर निकलते ही मैं इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगा। इधर उधर नज़र घुमाने पर मुझे कुछ आगे एक ऑटो खड़ा दिखा। उस ऑटो को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो अब मुझे पैदल चलकर घर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं चलकर उस ऑटो के पास गया तो वहाँ एक ऑटो वाला ऑटो के अंदर बैठा हुआ था। तो मेरे वहाँ पहुँचते ही उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? उस ऑटो वाले की ऑटो काफ़ी टूटी फूटी सी थी, मगर मुझे उससे क्या, मुझे थोड़ी उसकी ऑटो खरीदनी है।
मुझे तो बस घर जाने से मतलब है। तो इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब मुझे बंगलापुर गांव जाना है, आप चलोगे क्या? तो इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ बैठिए, क्यों नहीं चलूँगा। उस ऑटो वाले के इतना बोलते ही मैं उसकी ऑटो में बैठ गया, जिसके बाद ऑटो वाले ने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। रास्ता इतना सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था कि ऑटो की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के आगे काफ़ी कम पड़ रही थी। गांव का इलाका होने के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना कि सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपको ठीक से नज़र तो आ रहा है ना? इस पर उस ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई साहब आप चिंता मत करिए, मुझे सब ठीक से नज़र आ रहा है। इतना बोलकर उस ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। ठंड के कारण मैं पीछे वाली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। यहाँ से मेरा नानी घर आधे घंटे की दूरी पर था, तो अभी आधा घंटा मुझे और ठंड से जूझना पड़ेगा। ये सोचकर अभी मैं चुपचाप बैठा ही था कि तभी अचानक उस ऑटो वाले के सर से खून टपकने लगा। तो उस ऑटो वाले के सर से खून टपकता देख मैं काफ़ी हैरान हो गया और मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपके सर से तो खून टपक रहा है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, वो भाई साहब कुछ देर पहले मेरी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे थोड़ी चोट आई और देखिए ना ऑटो भी कितना टूट फूट गया है। जिसके बाद हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, मगर आगे बढ़ते वक्त मेरे जहन में एक ही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर इस आदमी को इतनी चोट लगी है तो ये ऑटो क्यों चला रहा है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब आप घर क्यों नहीं चले जाते, आपको काफ़ी चोट आई है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, नहीं भाई साहब अब मैं घर नहीं जा सकता। उस आदमी की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक ऑटो दिखा जो कि पेड़ से टकराकर ज़मीन पर गिरा हुआ था और साथ ही उस ऑटो के बगल में एक आदमी भी गिरा हुआ था। लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख नहीं पा रहा था। तो इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, लगता है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ये बोलने पर उस ऑटो वाले ने पहले पहले तो मना कर दिया, मगर मेरे जिद करने पर वो मान गया। फिर हम ऑटो से उतरकर ज़मीन पर गिरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। मैं आगे आगे चल रहा था और वो ऑटो वाला पीछे पीछे। हम चलकर ज़मीन पर गिरे उस आदमी के पास पहुँचे तो वो आदमी ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था। उस आदमी के आसपास काफ़ी ज़्यादा खून फैला हुआ था, लिहाजा मैंने उस आदमी का चेहरा अपनी ओर घुमाया तो उस आदमी का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि ज़मीन पर पड़े उस आदमी का चेहरा और उस ऑटो वाले का चेहरा एक ही था। ये देखकर मैंने जब अपनी निगाहें अपने पीछे खड़े उस ऑटो वाले की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब उस ऑटो वाले का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उस ऑटो वाले का चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसी वक्त मेरी मौत हो गई थी। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैंने अपने बचने की उम्मीद खो दी थी और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी मेरे ऊपर किसी गाड़ी की हेडलाइट पड़ी। तो उस हेडलाइट के
थोड़ा करीब आते ही मैंने देखा कि वो एक कार चलकर मेरी ही तरफ आ रही है। उस कार को देखकर वो भूत और उसका ऑटो हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर उस कार वाले के पास गया और उससे मदद मांगी, जिसके बाद उस कार वाले ने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। घटना आज से काफ़ी साल पुरानी है। उस समय ना तो किसी के पास फ़ोन हुआ करता था और ना ही लोग ज़्यादा देर तक बाहर घूमा करते थे। इस घटना ने मेरे दिलो दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे आज तक मैं निकाल नहीं सका और न ही अपने जीते जी कभी निकाल पाऊंगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने गांव अपने परिवार वालों के पास लगभग 3 सालों के बाद जा रहा था। तो इस बात से मैं इतना ज़्यादा खुश था कि खुशी के मारे मुझसे कोई भी काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। मेरे गांव के घर में मेरे मम्मी पापा, चाचा और दादा दादी रहते थे, जिनसे मिलने की खुशी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थी। असल में मैं अपने गांव से काफ़ी दूर शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ। खैर, गांव जाने की बस शाम के 4 बजे की है, जो मुझे रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुंचा देगी, जिसके बाद मैं फटाफट से गांव जाने की तैयारी में लग गया। हालांकि अभी वक्त दोपहर के 12 बजे का हो रहा था, तो मेरे पास तैयारी करने के लिए अभी काफ़ी वक्त था। सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक शाम के 3:30 बजे मैं हॉस्टल से निकलकर नज़दीकी बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां मेरे गांव जाने की बस पहले से ही लगी हुई थी। तो मैं बस में चढ़कर एक सीट पकड़कर बैठ गया। मैंने 2 दिन पहले ही चिट्ठी के माध्यम से घर पर बता दिया था कि आज मैं आने वाला हूँ। खैर, बस में बैठने के आधा घंटा बाद यानी कि ठीक 4 बजे बस भी खुल गई, जिसके साथ साथ मैं और बस हम दोनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मौसम ठंड का होने के कारण बस में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी कम थी। बस में सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद करके बैठे हुए थे, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं बस के अंदर ना आ सके। कुछ देर बस चलने के बाद ठंड का असर साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा, क्योंकि अब रास्ता काफ़ी सुनसान हो गया था। शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ने लगा था। खैर, अभी भी मुझे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था, तो मैं चुपचाप बस में बैठा रहा। बस आगे बढ़ती चली गई और एक पर एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर उतरने लगे। अब बस मेरे गांव के बस स्टॉप से 10 किलोमीटर ही दूर रह गई थी और बस में इक्का दुक्का मुसाफिर ही बचे थे कि तभी काफ़ी रफ्तार से चल रही मेरी बस अचानक से बंद पड़ गई। पहले तो मुझे लगा कि बस को ड्राइवर ने किसी स्टॉप पर बंद किया है, मगर जब बस ड्राइवर के बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने पर भी जब बस स्टार्ट नहीं हुई, तो मुझे समझ आ गया कि ज़रूर कुछ दिक्कत है। जिस पर मैंने चिल्लाकर कंडक्टर से कहा, क्या हुआ कंडक्टर साहब, बस स्टार्ट नहीं हो रही क्या? इस पर कंडक्टर ने जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है साहब, रुकिए मैं उतर कर देखता हूँ। जिसके बाद कंडक्टर बस से उतरा और कुछ देर बाद जांच पड़ताल करने के बाद बोला, लगता है बस के इंजन में कोई परेशानी आ गई है, बस आगे नहीं जा पाएगी। कंडक्टर के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। अभी भी मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। देखते ही देखते बस में बचे इक्का दुक्का मुसाफिर बस से उतरने लगे, जिसके साथ साथ मैं भी बस से उतरा। बस से उतरते ही जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई
तो वक्त हो रहा था रात के 9:45 बजे का। मुझे ठीक से रास्ता भी पता नहीं था कि मैं पैदल चला जाऊं, मगर मुझे इतना ज़रूर पता था कि मुझे आगे जाना है। तो मैं चलकर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा रास्ता सुनसान हो गया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ता इतना वीरान था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर कर रखा था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। अंधेरे के कारण आगे का रास्ता भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, अभी मैं किसी तरह से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करके मैं एकदम से चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस वीरान रास्ते पर कौन होगा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब? मेरे पूछते ही उस आदमी ने जवाब दिया, आप नीलपुर गांव जा रहे हैं ना? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मेरी चिंता कम हो गई। इस पर मैं उस आदमी से बोला, हाँ, मैं नीलपुर गांव ही जा रहा हूँ। जिसके बाद हम दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते वक्त मैंने उस आदमी से पूछा, आप नीलपुर गांव में कहाँ रहते हैं? तो इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नीलपुर गांव में नहीं, बल्कि नीलपुर गांव के काफ़ी पहले एक शमशान में रहता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी कि भला कोई इंसान शमशान में कैसे रह सकता है। खैर, मैं उस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते समय मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी कुछ अजीब ढंग से चल रहा था। वो आदमी काफ़ी धीरे चलकर भी मुझसे बार बार आगे निकल जा रहा था। अभी हमने लगभग आधा सफ़र तय किया ही था कि वो आदमी रुक गया। तो उसे इस तरह अचानक रुकता हुआ देख मैंने उससे रुकने का कारण पूछा। तो उस आदमी ने कहा, मेरा शमशान आ गया भाई साहब, अब आगे का सफ़र आप अकेले ही तय करना। उस आदमी के इतना बोलते ही मैंने जब रास्ते के किनारे देखा तो हाँ, सच में रास्ते के किनारे एक शमशान था। जिसके बाद वो आदमी चलकर उस शमशान के अंदर जाने लगा। मुझे भी अब अकेले घर जाना था, तो मैं समय जाया ना करके अकेले ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो मेरा मन एक बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देखना चाहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई नहीं था। तो आखिर वो आदमी इतनी जल्दी गया तो गया कहाँ। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद मैंने अपने चलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी। ऐसे ही कुछ आगे जाने के बाद मुझे रास्ते पर एक आदमी खड़ा दिखा। तो मैं चलकर जब उस आदमी के थोड़ा करीब गया तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा थे। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर चाचा को देखकर मैं चौंक गया और चाचा से कहा, अरे चाचा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा, मैं तुझे ही लेने आ रहा था। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती चाचा को बताई। तो चाचा ने कहा, वो आदमी भूत है। आज से कुछ दिनों पहले उस आदमी का इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था। तब से हर रात उस आदमी की आत्मा भटकती रहती है। चाचा की ये बात सुनकर मेरा शरीर डर के मारे जोर जोर से कांपने लगा। मगर एक बात और मेरे जहन में खटकी कि चाचा को आखिर पता कैसे चला कि मैं पैदल आ रहा हूँ। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अच्छा, घर जाकर चाचा से पूछ लूँगा आराम से। जिसके बाद मैं और चाचा घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद
हम अपने गांव वाले रास्ते पर पहुंचे तो गांव वाले रास्ते पर आते ही चाचा ने कहा, सुधांशु तू घर चल, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। इतना बोलकर चाचा दूसरे रास्ते पर चलते बने। जिसके बाद मैं चलता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा तो घर के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि 2-3 लोग मेरे घर के बाहर बैठे हुए हैं। मगर इतनी रात गए इतने लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं हैरान हुआ और भागता हुआ घर के अंदर गया तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे घर के अंदर एक अर्थी सजी हुई थी और उस अर्थी पर कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा लेटे हुए थे। फिर बाद में किसी से पूछने पर पता चला कि आज सुबह खेत में काम करते वक्त चाचा को किसी जहरीले सांप ने काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे चाचा मिले थे वो असली चाचा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी, जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।